के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि अनवरत बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से जगदीश प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण ये संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। वह कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं खत्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वे बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययिता क्या होती है ये जगदीश प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखा था, इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वे हरदम उसके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब जगदीश प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयां सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठा होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थीं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थीं, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थीं। जगदीश प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो मैं अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुरा कर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी, पर जगदीश प्रसाद जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन उनकी पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जगदीश प्रसाद जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले जगदीश प्रसाद जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों व बहुओं की आवाज सुनाई दी।
कौतूहल बस वे चुपचाप खड़े हो गए। उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर चारा न था और अब जगदीश प्रसाद जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे, फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज जगदीश प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म, कुछ नरम खाने को हो रहा था। उन्होंने अपनी मझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और अलका का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको और कुछ तो सूझता नहीं है, इस उम्र में खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद वो ना छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगदीश प्रसाद जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सब जातियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गईं और वे कैलाश जी के घर चल पड़े। कैलाश जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेनाव्रती तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगदीश प्रसाद जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। कैलाश नाथ जी से सलाह मशवरा करके जगदीश प्रसाद जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जगदीश प्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई और कुछ सलाह मशवरा किया, वह वापस आ गए। 20 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रसन्न चित्त घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गईं। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनिल व सुनील कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं किसी को कुछ पता ही नहीं। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि ये एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी, तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। कैलाश नाथ जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली
उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाश नाथ जी के अनुसार जगदीश प्रसाद जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर कैलाश नाथ जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर उड़ चले। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही 10-11 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। जगदीश प्रसाद जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और दीपक को 6 प्लेट गरम-गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच जगदीश प्रसाद जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी पूछने की। इतने में दीपक एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर जगदीश प्रसाद जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थीं। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कर्तव्य भी हैं, ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते जगदीश प्रसाद जी का गला रुंध गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। जगदीश प्रसाद जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, ये मेरा फैसला है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए अनाथ आश्रम को 15 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद ये घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं, बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा उसमें मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूंगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। ये सब कहकर जगदीश प्रसाद जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रही थी कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर अलका सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। इस कहानी की लेखिका है सिम्पी नारंग जी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।